अभी तक ना जाने कितने बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ा है, 10 बार, 15 बार। ड्रॉप ईयर चल रहा है तो तुम्हारा 11th का, 12th का, ड्रॉप ईयर का मिला के ना जाने तुमने कितने बार एनसीईआरटी पढ़ा। उसके बाद भी जब कोई क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट करता है तो तुम वापस अटक जाते हो। क्या तुम्हें एनसीईआरटी याद नहीं है, या फिर जिस तरीके से तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो पढ़ने का तरीका ही गलत है? हाई स्कॉलर मॉन्क्स, आज हम जानेंगे कि किसी भी बुक को कैसे रीड करते हैं, क्या सही तरीका होता है उसको अप्रोच करने का, एंड मोर स्पेसिफिकली we will try to understand NCERT and how to approach it. The first problem is कि तुम जो 3 स्टेप रीडिंग का जो प्रोसीड्यूर बना के रखे हो वही गलत है। पहला बार रीड करता हूँ, बेसिक्स डेवलप कर लेता हूँ एक बार, दूसरा बार रीडिंग करूंगा जब, तब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, एंड द थर्ड रीडिंग विल बी फॉर माई रिवीजन। जब तुम इस मेंटल प्रोसेस से सोचते हो ना, तब दिक्कत क्या आता है पता है? तुम एक बार भी अपना परफेक्ट रीडिंग देते ही नहीं हो। तुम फर्स्ट बार रीड कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग में मेंटली चल रहा है कि तुम सेकंड रीड भी करने वाले हो, तुम फिर थर्ड रीड भी करोगे, तब शायद क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स। ये जो बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा जो थॉट्स चलता है, ये तुम्हें परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने नहीं देता। तो अब करना क्या है? जितने बार भी तुम रीड करो, तुम्हें हर बार ऐसे ही रीड करना है कि तुम आज के बाद उस चैप्टर को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा कभी पढ़ने वाले ही नहीं हो। इससे तुम हर बार सिर्फ उस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, तुम उस टॉपिक का बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, तुम इस टॉपिक का डेप्थ को टच करोगे, एंड वही अंडरस्टैंडिंग जो तुम डेवलप करोगे यही तुम्हारा आगे जाकर के एक्टिव रिकॉलिंग में हेल्प करेगा, एंड यही एक्टिव रिकॉल तुम्हारे एग्जाम में हेल्प करता है। ये जो मैंने बोला 3 स्टेप रीडिंग, ये तुम्हें कोई भी बुक को, अगर मान लो तुम फिजिक्स कर रहे हो तो मान लो तुम एच सी वर्मा रीड कर रहे हो, तो ये हर एक बुक के लिए एप्लीकेबल है। जो अभी मैंने 3 स्टेप प्रोसीजर तुमको बताया कि ये तुम्हें नहीं करना, तुम्हें क्या करना है? हर एक रीडिंग को उतने ही शिद्दत से करना है जैसे कि तुम उसको, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर चैप्टर को लास्ट टाइम रीड कर रहे हो। अब हमारा मेन स्ट्रीम में आते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी ना एक बहुत ही कॉन्साइज्ड बुक है। यहाँ पे एक ही पेज में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या तुम उतना से ही इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उतने से ही वो पूरे इन्फॉर्मेशन को समझ लेने की कोशिश करोगे तो नहीं हो सकता। देखो, बहुत सारे टॉपर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन भी, और बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स भी बोलेंगे कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। यस, इट्स द रियलिटी कि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आता है, बट क्या एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी याद रहेगा? नहीं रह सकता। ये करना क्या है? तुम्हें जो भी कोचिंग के मॉड्यूल्स मिले हैं, तुम्हारी कोचिंग की टीचर्स जो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हें पढ़ना है, एंड तुम्हें समझना है कि वो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं उनमें से क्या चीजें तुम्हारे लिए काम की है और कौन सी चीजों को तुम एक्सक्लूड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में हमें पढ़ाता है एक टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन। फॉर फोटो रेस्पिरेशन एक कंप्लीट साइकिल होता है, लंबा सा साइकिल है जो 3 ऑर्गेनल्स में होता है। फर्स्ट इन द पेरोक्सिसोम, देन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे होता है। तो आपको क्या करना है? इंस्टेड ऑफ नोइंग द होल मैकेनिज्म जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, आपको बस उन जो ऑर्गेनल्स है उनका नाम को याद कर लेना है। तो ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम्हें याद क्या करना है। अब जैसे कि एक चैप्टर है एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए कोचिंग का मटेरियल्स नेसेसरी है, बट जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए कोचिंग का जरूरत नहीं है। वो आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स याद करवा रहे हैं। क्यों याद करे? नहीं करेंगे। तो इट मस्ट बी अ ब्लेंड between what you are studying from the coachings and what is given in the NCERT। तो दोनों को ब्लेंड करके एक अपना खुद का एक नोट्स बनाना है, एंड उसे बार बार रिवाइज करना है। इससे क्या होगा? इससे तुम बेटर कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर पाओगे, बिकॉज वी हैव टू मेक अ लिंक बिटवीन द रैंडम लाइंस दैट आर रिटन इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कोई एक ऐसा बुक नहीं है जो एक परफेक्ट सीक्वेंस में आपको लिख के दिया है और हर एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन को इस तरह से दिया गया है कि जिसके बीच में लिंक्स का कमी है। उन लिंक्स को डेवलप करने के लिए आपको कोचिंग मटेरियल्स को यूज करना है। अब जब तुम ये एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो और इसको जब लिंक कर रहे हो, तुम्हें एक ऐसा मेथड को फॉलो करना है जिससे इन सब चीजों को तुम रिटेन कर पाओ, तुम बाद में रिकॉल कर पाओ, बाद में वापस से याद कर पाओ। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ एक्टिव रिकॉलिंग मेथड्स यूज करने हैं जो तुम्हारे ब्रेन को फोर्स करे चीजों को वापस से रिकॉल करने के लिए। एक बहुत ही फेमस टेक्निक है फेनमैन टेक्निक। फेनमैन टेक्निक को सिंपली हम लोग कह सकते हैं कोरा कागज टेक्निक। करना क्या होता है? एक नॉर्मल व्हाइट शीट लो, उठाओ और उसमें बैठ के लिखना है। लेकिन एक्चुअल ना, अगर तुम एक पूरे चैप्टर को कवर किए और उसके बाद तुम पूरा का पूरा चैप्टर को वापस से रिकॉल करके लिखने का कोशिश करोगे व्हाइट पेज में, तो ऑब्वियसली इट विल बी इम्पॉसिबल एंड इट विल बी इम्प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं करना। तो हमें क्या करना है? जब तुम उस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसमें से कुछ सब हेडिंग्स लिख लेने हैं। अब उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो क्लूज या हिंट जो तुमने कलेक्ट किया है, उनको देख के तुम्हें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दोबारा याद करने का कोशिश करना है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। अब तुम चाहे तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। फॉर मी आई कंसिडर कि लिखना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो इफ यू जस्ट रिकॉल द थिंग्स एंड तुम दिमाग पे अगर रिकॉल कर पा रहे हो बस उन छोटे मोटे सब हेडिंग्स को देख करके, देन इट्स एनफ, यू डोंट नीड टू राइट इट। बट अगर तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो वापस से बुक को खोलो, चाहे एनसीईआरटी को, चाहे अपने नोट्स को, एंड दोबारा जाके उन पॉइंट्स को रेफर करो एंड फिर दोबारा सेम टेक्निक को रिपीट करो। तो ये तो हो गया एनसीईआरटी को कैसे पढ़े एंड उसके बाद तुमने उसको रिकॉल कैसे किया। बट डायरेक्टली कमिंग इनटू द एक्टिव रिकॉल इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। तो पहले हमें
मल्टीपल पैसिव रिवीजन्स चाहिए। अब ये पैसिव रिवीजन कैसे होगा, इसके लिए ना जिस कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, मान लो उसमें कुछ अराउंड 10 लेक्चर्स है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि एक्टिव रिपीटेशन टेक्निक। इट्स अ पैसिव टेक्निक, बट हम इसे इस तरह से करेंगे कि ये तुम्हारे एक्टिव ब्रेन को ट्रिगर करेगा। मान लो किसी एक चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुम पढ़ रहे हो, अब उसमें कुछ 10 लेक्चर्स है। अब इसमें तुम्हें एक सिंपल सा चीज करना है कि तुमने आज जो तुम्हारे टीचर है उन्होंने एक लेक्चर लिया, तो जो भी तुम्हें पढ़ाया तुम उसको घर में आके खुद से पढ़े वापस से। जब अगला दिन वापस से जब लेक्चर करने जाओगे, उससे पहले जो पिछला लेक्चर में पढ़ाया उसको दोबारा रिवाइज करके जाओ, एंड लेक्चर खत्म होने के बाद वो दोनों लेक्चर का कंटेंट को दोबारा रिवाइज करो। एंड ऐसे करते हुए जब थर्ड लेक्चर में तुम 3 लेक्चर का कंटेंट को रिवाइज कर रहे होगे, 10th लेक्चर के पहले तुम 9 लेक्चर्स का कंटेंट को टोटली एक साथ रिवाइज कर रहे होगे। इस वजह से क्या होगा कि तुम्हारा इनिशियल पोर्शन हद से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, लाइक इट विल बी इन योर टिप्स। एंड अब जो बचा द रेस्ट पोर्शन, उसके लिए क्या करें, तो इसके लिए मैंने एक तरीका बनाया है जिसको मैं बोलता हूँ लास्ट पेज रिकॉल। अब जब भी तुम एनसीईआरटी को या फिर तुम्हारे नोट्स को, जो भी तुम रिसोर्स को वापस से रिवाइज करने के लिए यूज कर रहे हो, जब तुम रिवाइज करने बैठो तो एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि जब तुम आफ्टर अ पीरियड ऑफ मंथ और अ वीक जब तुम उस चैप्टर को दोबारा रिव्यू कर रहे होगे, तो तुम्हें लास्ट से पढ़ना शुरू करना है। लास्ट से पढ़ना मतलब ऐसे नहीं कि उल्टा ही पढ़ना है, टॉपिक वाइज करना है कि जैसे मान लो तुमने किसी चैप्टर में मान लो 5 टॉपिक है, तो जो लास्ट वाला टॉपिक है उसको सबसे पहले पढ़ो। अब ऐसे पढ़ते पढ़ते जब तुम लास्ट टॉपिक फिर लास्ट सेकंड टॉपिक ऐसे करके आओगे, एंड तुम्हें लग रहा होगा कि फर्स्ट का इनिशियल का टॉपिक्स तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुका है पहले भी ड्यू टू दैट रिवीजन टेक्निक, तो तुम उसको छोड़ भी सकते हो। इट डजंट मैटर, क्योंकि तुमको वो याद रहेगा और तुम उसको आराम से रिकॉल कर पाओगे क्योंकि तुमने उसको बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो ये लास्ट पेज रिकॉल टेक्निक को तुम जब इस रिवीजन मेथड के साथ जोड़ते हो तो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पाता है। अब 2 चीज होता है, एक जो मैक्सिमम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं कि आपको हर रोज तीनों सब्जेक्ट को टच करना है, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, बायोलॉजी को। आई डोंट बिलीव इन दिस। व्हाट पीपल आर सेइंग इज टू फॉलो अ फिक्स्ड डिसिप्लिन, अ फिक्स्ड शेड्यूल, बट व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज हेल्पफुल फॉर यू इज द फ्लो स्टेट दैट यू कैन अटेन by actually involving it to the core of the subject। और वो तभी हो सकता है जब तुम उस सब्जेक्ट के साथ वक्त बिताओ। अगर तुम दिन में घर में आके वापस से 6 घंटा ही पढ़ रहे हो, तो 2 घंटा फिजिक्स पढ़ा, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ा, 2 घंटा बायोलॉजी पढ़ा। तुम फिजिक्स पढ़ ही रहे थे, तुम 1 घंटा तो पहले किसी चीज में अटक गए, उसके बाद फिर आधा घंटा तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बाद तुम्हारा फ्लो टूटा, तब तक तुम्हारा सब्जेक्ट चेंज करने का टाइम आ गया। इससे क्या हुआ, इससे तुम उस सब्जेक्ट को पकड़ ही नहीं पाए। बट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ फिक्स्ड रूटीन, फॉलो द फ्लो स्टेट, कि एक दिन में तुमको मजा आ रहा है। अगर मान लो कोई एक बायोलॉजी का पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने में, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ वी टेक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तुम्हें पढ़ने में अगर मजा आ रहा है तो उसको ही पढ़ो पूरा दिन। इट डजंट मैटर, क्योंकि तुमको आज से 1 साल या 2 साल जो भी तुम्हारा टारगेट है, उसके बाद तुमको जाके नींद देना है। कल का टेस्ट डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है या वीक है। हाँ, टेस्ट देना है, जाकर के आके वापस से रिव्यू करना है, बट टेस्ट फोकस पढ़ना इज नॉट नेसेसरी। गो विद द फ्लो स्टेट। अब इस फ्लो स्टेट को साथ में आज के मॉडर्न 21st सेंचुरी के चीजें जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसके साथ जोड़ दो, तो इट विल गिव यू द परफेक्ट कॉम्बो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे स्टडीज में एआई का इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करना है, तुम्हें इसे अलग अलग जगह से यूज करना है, नॉट ओनली एआई बट डिफरेंट एप्स। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा जहां पे तुम्हें ये पता चलेगा कि अलग अलग टूल्स को यूज कैसे करना है। बट यहाँ पे बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसका एक लॉजिकल कनेक्शन यूजिंग एआई। अब जैसे कि चैट जीपीटी में तुम्हें कोई एक वर्ड मिला, कोई एक डिजीज मिला, उस डिजीज को जाकर के तुम चैट जीपीटी में सर्च करो एंड उसका कोर फिजियोलॉजी उसको समझो। उससे क्या होगा, उससे तुम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप कर पाओगे। मतलब दैट एआई इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक योर कोचिंग टीचर। दिस इज मोर एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग ऑनलाइन। बस जाके लेक्चर देखने से अच्छा है खुद से क्वेश्चंस को रेज करो, पढ़ते वक्त खुद से क्वेश्चन सोचो और उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट चीज है कि एआई को जाके यूज करो। द सेकंड थिंग यू कैन यूज एआई इज देयर इज वन ऐप कॉल्ड नोटबुक एलएम। अब तुम क्या कर सकते हो, उसमें जाकर के जो भी तुम्हारा कंटेंट है, तुम कोई कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर रहे हो या फिर तुम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही है, इसको तुम जाकर के नोटबुक एलएम में फीड कर दो। उसके बाद इट विल टेक ऑल द इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड यू विद अ कंप्लीट प्रोसेस जिसको तुम यूज कर सकते हो। लाइक फ्लो चार्ट्स का ऑप्शन रहता है, तो तुम वहां पे फ्लो चार्ट्स को जाकर के उसको तुम रीड करो, उसको बताओ कि मुझे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझना है, तो वो तुम्हें एक फ्लो चार्ट बना के देगा जो इन अकॉर्डेंस टू एनसीईआरटी एंड अदर रिसोर्सेज जो भी तुमने उसके अंदर डाला है। सेकंड थिंग, उसी में नोटबुक एलएम में ही वहां पे एक ऑप्शन है जहां पे तुम स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो तुमको बहुत टफ लग रहा है, उसके लिए तुम स्लाइड्स बनाओ, उसको जाकर के प्रिंट करवाओ और प्रिंट करवा के लाके अपने रूम पे वाल पे चिपका दो और उसको बार बार रिव्यू करो, तो तुम्हें वैसे वो याद हो जाएगा। द थर्ड थिंग इज देयर इज वन ऐप कॉल्ड एंकी। ये ऐप ना तुमको खुद का अपना पर्सनल फ्लैश कार्ड्स बनाने का ऑप्शन देता है। ये फ्लैश कार्ड्स कैसे क्रिएट करता है, इसके लिए मैं वापस एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे तुम परफेक्टली फ्लैश कार्ड्स बनाना सीखोगे। इसको तुम ऐसे क्रिएट करोगे कि जो चीजें तुम्हें सिर्फ याद नहीं आ रही है, अब जैसे मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुम पढ़ रहे हो, कभी ये भूलोगे क्या कि आरएच विथेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ये तुम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो इसका फ्लैश कार्ड जाके क्यों बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। जो लास्ट वाला टॉपिक्स है ना, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें जो लास्ट में जो टॉपिक्स है वायरॉन्स या फिर प्रायंस,
ये सब चीजें तुम्हें याद नहीं रहती। वहां पे जो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, स्टेनली एंड अदर साइंटिस्ट, तो ये चीजें तुम भूलते हो। तो इस फैक्ट्स को तुम्हें फ्लैश कार्ड्स बना लेना है, और वहां पे तुम्हें ऑप्शन दे देता है कि हार्ड, इजी और मीडियम, जो तुमको लगा। तुमने खुद ही फ्लैश कार्ड क्रिएट किया और फिर तुम खुद ही उसको रिकॉल कर रहे हो। जब तुमको रिकॉल नहीं हो रहा तो तुम मान लो तुमने उसको हार्ड मार दिया। अब उसके वजह से होगा क्या, ये ऐप तुम्हारा मेमोरी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब ये याद रखेगा कि तुमने इस क्वेश्चन को हार्ड मारा था, तो ये तुम्हें एवरी हाफ एन आवर के फ्रीक्वेंसी में इस क्वेश्चन को रिपीट करेगा। मान लो तुमने इजी मारा तो it will repeat that same question in a frequency of 4 days. So in this way you can integrate your reading along with the AI and other softwares जो तुम्हें तुम्हारे रीडिंग को, तुम्हारे स्टडी मेथड को और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। अब ये सब चीज तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुआ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब कि तुम 1 साल का ड्यूरेशन ले रहे हो या 2 साल का ड्यूरेशन ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, ये उसके अलॉन्ग तुमको ये सारा का सारा कुछ करना है। लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन कौन करवाता है? सिलेक्शन करवाता है लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन मतलब जो तुम्हारा आखिरी का महीना होगा या आखिरी का हफ्ता होगा, उसमें तुमने पूरे एनसीईआरटी को कितना परफेक्टली रिवाइज किया, कितना परफेक्टली तुमने उसको क्वेश्चंस के साथ इंटीग्रेट किया, ये चीज तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा। तो अब ये कैसे करना है, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने लास्ट के 1 महीने में किया, जो मैं सबसे ज्यादा रिग्रेट करता हूं। तुम्हें शुरू से करना है, तुम्हें एक कॉपी बनाना है और इस कॉपी को बोलो तुम एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स। तो करना क्या है, तुम्हें चीजों को छोटा करना है, बड़ा नहीं करना। एनसीईआरटी की साइड में लिखोगे, फिर एनसीईआरटी भी रीड करोगे फोमो की वजह से, क्योंकि तुमको लग रहा है कि साइड वाला में शायद आधा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए तुम एनसीईआरटी भी रीड कर रहे हो। एक चैप्टर को लिया, अब जैसे मैंने तुम्हें बोला, जो फैक्ट्स तुम्हें ऑलरेडी याद है वो फैक्ट्स उसमें नहीं लिखना। अब तुम्हें पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विथिकर ने दिया है, तुम्हें याद है, तुम्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का नाम पता है, तो उसको क्यों लिखो कॉपी में? सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट रेलेवेंस रखता है, जो तुम भूलोगे ही भूलोगे, सिर्फ उसको उस कॉपी में लिखना है, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट मंथ या लास्ट वीक रिसोर्स बनने वाला है और ये चैप्टर के एंड में ही कर लेना है। इट्स बेटर अगर तुम 2 दिन या 3 दिन का गैप दे दो, अपने दिमाग को भूलने दो, क्योंकि हो सकता है कि तुम 10 दिन बाद वो बनाने जाओ तो तुम्हें सब कुछ ही याद हो। तो 1 दिन या 2 दिन का गैप दे दो मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा मत देना, क्योंकि तुम प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाओगे, तुम नहीं लिखोगे। क्या लिखना है? वही फैक्ट्स जो तुम्हें याद नहीं है। अब मैं देखा हूं कितने स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं कि शॉर्ट नोट बनाओ, तो व्हाट दे स्टार्ट टू डू इज राइट स्मॉल। छोटा छोटा लिखते हैं कि 1 पेज में पूरा नोट्स बना देगा। नहीं, इट डजंट मैटर। तुम्हें छोटा लिखना पसंद है, छोटा लिख दो, बड़ा लिखना पसंद है, बड़ा लिख दो। नोट्स को एक्चुअल में शॉर्ट होना चाहिए कि तुम्हें उसे पढ़ने में टाइम कम लगे। अब इसमें एक चीज एड ऑन और बताता हूं। मैंने लास्ट में एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स है, तो या तो मैंने उन डायग्राम्स को ड्रॉ कर लिया, या तो मैंने उन परफेक्ट सेक्शंस को, ग्राफ्स को या डायग्राम्स को, जो भी है, उसको कट करके वहां चिपका लिया। इससे होगा क्या, इससे तुम्हारा एनसीईआरटी बर्बाद हो जाएगा और लास्ट में एनसीईआरटी बर्बाद ही कर देना है। एनसीईआरटी को दोबारा देखना ना पड़े ऐसा नोट्स बनाना है हमें, जिससे तुम्हारा एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जस्ट बिफोर द एग्जाम, तुम एनसीईआरटी पे जो तुम्हारा डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाए। तुम्हें उस डिपेंडेंस को खत्म करना है, एंड जो वो जो शॉर्ट नोट्स है उसी को तुम जितना बार रिवाइज कर सको उतना बार रिवाइज करना है। तो ये सारा कुछ हमने समझा। इसको कंक्लूड कैसे करें? इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। द पॉइंट यू मस्ट नोट इज दैट अंडरस्टैंडिंग गिव्स यू क्लैरिटी, रिविजन गिव्स यू मेमोरी, प्रैक्टिस गिव्स यू रैंक। बिकॉज सक्सेस इन नीट इज नॉट डिसाइडेड by how much you study, but by how well you understand, retain and apply what you study. So keep learning, keep growing and be curious. See you in the next one, scholars. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।